आनिके एकटक आर्या को देख रहा था, जो भागते हुए कार में से फर्स्ट एड किट लेकर आई और उसके हाथों को साफ करते हुए दवा लगाने लगी। आर्या दवा लगाते हुए फूंक मार रही थी जिससे उसे दर्द ना हो। उसकी इस हरकत पर आनिके को बहुत ही प्यार आ रहा था। उसकी उंगलियां अपने आप आर्या के बालों में चली गई। क्या कर रहे हो आप? आपको चोट लगी है, इसलिए शांति से बिना हिले डुले बैठे रहो, नहीं तो मैं आपको वही सजा दूंगी जिससे आपको इतनी तकलीफ हो रही थी। आर्या उसे अपने हाथ चलाते देख धमकी देकर बोली। वो हल्का सा हंसा और उसने आर्या को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। तुम नहीं जानती क्या? जब मैंने तुम्हें तकलीफ दी तो मुझे उससे ज्यादा तकलीफ हुई थी और तुमसे दूर रहना मेरे लिए मौत से कम नहीं है स्वीट हार्ट। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। एक एक लम्हा जब तुम मेरे साथ नहीं थी वो मुझे कई सालों की तरह लग रहा था। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस यू। आनिके ने अपने दिल की बात उससे कही और अपने गाल को उसके गालों से रगड़ने लगा। आर्या ने उसके दोनों हाथों में दवा लगा दी थी। उसके बाद उसने आनिके को देखकर सीरियस होकर कहा, आगे भी कोई आपको ब्लैकमेल करेगा तो क्या ऐसे ही मुझे हर्ट करके खुद से दूर कर दोगे? अब ऐसा कभी नहीं होगा स्वीट हार्ट, आई प्रॉमिस। आनिके ने डिटर्मिनेशन के साथ अपनी गहरी आवाज में उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। आर्या उसकी आंखों में देखती रही जिनमें सच्चाई के साथ उसके लिए बेशुमार प्यार और जुनून था। अगर कोई आपको मुझे मारने की धमकी दे तब भी आप मजबूर नहीं होंगे? उसने गंभीरता से पूछा। आनिके का चेहरा उसकी बात सुनकर अगले ही पल गुस्से से लाल हो गया। उसका जबड़ा कस गया और वो अपनी सख्त आवाज में बोला, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता स्वीटहार्ट, और आगे से ऐसी बातें अपने दिमाग में लाना भी मत। जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हारी सांसों को बंद नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं, कहकर उसने आर्या के लिप्स को किस कर लिया। जानती हूँ मेरा ये बोलना आपको गुस्सा दिला रहा है, पर ये एक हकीकत भी तो है। मैं ये नहीं सुनना चाहती कि कोई मुझे निशाना बनाकर आपको धमकी दे और आप बिना सोचे समझे उसकी बात मान जाए। बिल्कुल नहीं, तब भी आपको दिमाग से सोचना होगा और कैसे भी करके किसी ना किसी को इस बारे में इनडायरेक्टली बताना होगा जिससे वो हमारी हेल्प कर सके। 5 मिनट किस करने के बाद आर्या ने प्यार से कहा। आनिके उसकी बात समझ रहा था। उसने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद आर्या फिर बोली, अगर कभी उस दिन जैसा दिन आता है और आपको मुझे छोड़ने के लिए बोला जाता है तो आपको कैसे भी करके मुझे बताना होगा कि ये सब आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी के दबाव के आकर कर रहे हैं। मैं समझ गया हूँ स्वीटहार्ट। इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि कोई हमें अलग करने की कोशिश नहीं करेगा, पर अगर कभी ऐसा पल आता है तो हम उसके लिए पहले ही तैयार होंगे। हाँ, आज से और अभी से हम एक सीक्रेट कोड रखेंगे जो हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं होगा, जिससे जब भी हमें खतरा महसूस होगा या फिर कोई ऐसी बात जो हम एक दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं तब यूज करेंगे। आर्या की बात सुनकर आनिके की आंखें भी चमक उठी, सिर्फ ये सोचकर कि ये सीक्रेट सिर्फ उन दोनों का होगा। तभी आर्या उसके करीब आई और उसके कान में कुछ बोली। आनिके ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर कंफ्यूजन दिखने लगी और वो हैरानी से उसे देखने लगा। वहीं उसके चेहरे को देखकर आर्या को हंसी आने लगी। उसने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ये कोड मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आपको यही बोलना होगा। ठीक है, जैसा मेरी स्वीटहार्ट कहेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, आनिके ने स्माइल करते हुए कहा और उसे अपने गले से लगा लिया। अब मुझे बताओ, आपको कोई क्लू मिला आंटी के बारे में? आर्या उसी तरह उसके सीने से लगे सीरियस होकर पूछती है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कोई क्लू मिल गया है? आपने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन कल कार्तिक भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ था और आपने बस आंटी की एक लोकेशन जानना चाहते थे, उसके बाद आप अंदाजा लगा लगे कि वो कहाँ है।
अब उसे समझ आया कि जाते वक्त उसके भाई ने आर्या से क्या कहा था। क्लू तो मिला है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो उसी जगह के आसपास है या फिर उन्हें कहीं और ले जाया गया है। आनिक्य उस वीडियो के बारे में सोचते हुए बोला। आर्या भी किसी सोच में थी, तभी उसने अपने मन में कहा, सिस्टम एडमिन, क्या तुमने नहीं कहा था कि किसी की शकल देखकर तुम उसके बारे में सारी जानकारी पता कर लेते हो, और ये भी कि वो इस वक्त कहाँ होगा? उसके पूछे सवाल के जवाब में एडमिन की रोबोटिक लेकिन एटीट्यूड भरी आवाज आई, बॉस, आपको कितनी बार बताऊं? मैं एक एडवांस सिस्टम हूं और मुझे सब कुछ पता है। उसके इस डायलॉग से आर्या को हर बार चिढ़ होती थी। उसने नाक सिकोड़ी और बोली, खुद की तारीफ करना बंद करो, और जब मदद के लिए बोलूं तो मुझे उसके रिजल्ट जल्दी चाहिए है। फिर वो आनिक्य जो कुछ सोच रहा था उसे देखते हुए बोली, क्या वो वीडियो अभी आपके पास है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। आनिक्य ने आर्या को देखा। उसके भाव बहुत ही सीरियस लग रहे थे। तभी उसने अपना फोन निकाला और उसमें एक वीडियो चलाकर आर्या के सामने कर दिया। वो ध्यान से देखने लगी और मन में ही उसने सिस्टम एडमिन को इंस्ट्रक्शन दिए, पता करो ये जगह कौन सी है, ये औरत अब कहाँ होगी। तभी सिस्टम एडमिन कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आनिक्य भी उसके एक्सप्रेशन देखकर गंभीरता से पूछता है, क्या कुछ गलत है? नहीं, कुछ गलत नहीं है, बस ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। आर्या ने वीडियो को देखते हुए कहा, क्या तुम याद कर सकती हो इस जगह के बारे में? उसके जवाब को सुनकर आनिक्य हैरान हुआ, लेकिन एक्साइटेड भी दिख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद भरी चमक देखकर आर्या मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है ये जगह गोवा में कहीं है, क्योंकि ये फिश मार्केट गोवा के फिश मार्केट जैसा लग रहा है। अगर आप वहां पूछताछ करवाएं तो शायद कुछ पता चल जाए। ओह ठीक है, मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं कंफ्यूज था। मैं अभी अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देता हूँ। ये कहकर वो कॉल करके के लिए वहां से उठ गया और एक पेड़ के पास चला गया। वही आर्या उसे देख रही थी और अपने मन में बोली, सॉरी अनी, मैंने आपको गलत जगह बताई, क्योंकि वीडियो में दिख रही जगह झूठ है। पर मैं आपको अभी ये नहीं बता सकती कि इस वक्त वो कहाँ है, क्योंकि उससे पहले मैं खुद श्योर होना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा डरी हुई अपने कमरे को लॉक किए बैठी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार उस लड़के का उसकी कमर को छूना याद आ रहा था और उसकी वो गंदी नजरें। वो अपने घुटनों में चेहरा छुपाए बेड पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी गेट नॉक हुआ, जिससे वो और सिकुड़ गई और उसके माथे से पसीना आने लगा। तभी बाहर से आवाज आई, श्रद्धा, डोर खोलो। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? इस आवाज को सुनकर श्रद्धा झटके से बेड पर से उठी और उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बिना वक्त गंवाए उसे कस के गले लगा लिया। कार्तिकेय उसके एकदम से गले लगाने पर हंसा और श्रद्धा के बालों को सहलाते हुए बोला, लगता है कल कोई बहुत ज्यादा मुझे मिस कर रहा था। उसकी बात सुनकर श्रद्धा के गाल शर्म से लाल हो गए और वो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए चुपचाप बस उसके सीने से लगी रही। कार्तिकेय को एहसास हुआ कि वो थोड़ा अलग बिहेव कर रही है, इसलिए उसने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या मेरी क्यूट वाइफ को? ये कहते हुए वो उसके हाथों को पकड़े रूम के अंदर आया और उसने डोर को बंद कर दिया। फिर श्रद्धा को लिए अपने बेड पर बैठ गया। उसने अपना ब्रीफकेस पहले ही डोर के पास वाले टेबल पर रख दिया था। कार्तिकेय ने अब श्रद्धा के दोनों गालों को पकड़ा और बोला, बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और इस मेंशन में बहुत बोर हो रही थी, इसलिए आपको आवाज सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और आपके गले से लग गई। ठीक है, अब तुमने तो मुझे हक कर लिया, लेकिन अब मेरी बारी है। ये कहकर वो श्रद्धा को लिए बेड पर लेट गया और प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला,
रात को हमारा दिन था लेकिन मुझे इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ा। मैं तुम्हें बस किस पर पाया था और अपनी सुहागरात पर मैं अपनी वाइफ के साथ बेड पर नहीं बल्कि ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के साथ था। ऐसी अनोखी सुहागरात किसकी मनी होगी आज तक? कार्तिकेय खुद पर ही हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर श्रद्धा जो परेशान थी उसकी भी हंसी निकल गई और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, आप भी ना? श्रद्धा ने हंसते हुए सर हिलाया और उसे सीने पर अपना सर रब करने लगी। कार्तिकेय उसकी स्माइल में कहीं खो सा गया और उसे एकटक निहारने लगा। श्रद्धा की जब उससे नजरें मिली तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वो भी कार्तिकेय को बिना पलके झपकाए निहारने लगी। कार्तिकेय जिसकी नजर उसकी स्माइल पर थी और अब पूरा फोकस उसके गुलाबी होठों पर आ गया था, जिससे उसका गला सूखने लगा और फिर से उसके होठों को टेस्ट करने के लिए उसका दिल मचलने लगा। कार्तिकेय धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। वहीं उसे अपने करीब आता देख श्रद्धा का दिल उसके काबू से बाहर हो गया और इतनी जोर से धड़कने लगा जिसका शोर कार्तिकेय भी सुन पा रहा था। उसकी धड़कन भी नॉर्मल नहीं थी लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन पर काबू कर लेता था। कार्तिकेय के होठ अब श्रद्धा के होठों के करीब थे और दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। उसी वक्त कार्तिकेय ने उनके होठों के बीच की दूरी को खत्म किया और अपने होठों से उसके होठों पर दबाव बनाकर श्रद्धा को किस करने लगा। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल गई और दोनों आंखें बंद करके किस को एंजॉय करने लगे। कार्तिकेय बड़ी ही बेताबी से उसके होठों को ऐसे चूस रहा था जैसे उनमें से सारा रस निकालकर पी जाएगा। वहीं दरवाजे पर एक जोड़ी आंखें उन दोनों को देख रही थी। दरवाजा कार्तिकेय ने लात से बंद किया था जिससे वो अच्छी तरह से बंद नहीं हुआ था और उनके रूम का सीन बाहर खड़ा वो शख्स बहुत ही आराम से देख पा रहा था। उनकी किस की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। वहीं वो शख्स गुस्से से बेड पर पड़े दोनों लोगों को देखता है, जिनके होठ अभी भी एक दूसरे से उलझे हुए थे। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो तेजी से दरवाजे पर नॉक करने से पहले उसे अच्छे से लगा देता है। कार्तिकेय जो अब अपनी टंग को श्रद्धा की टंग के उलझाए उसे फ्रेंच किस कर रहा था कि तभी अचानक आई नॉक की आवाज से उसका ध्यान भटक गया क्योंकि आवाज बहुत तेज थी। श्रद्धा ने भी इस आवाज को सुना और कार्तिकेय की बाहों से दूर होने लगी। तभी उसने उसे कमरे से पकड़कर अपने करीब किया और उसके होठों पर एक लाइट किस करके बोला, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें भागने की? अगर कोई देखता भी है तो क्या हुआ? हम दोनों मैरिड हैं और अपने रूम में कुछ तो कर रहे होंगे, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? बोलते हुए वो उठा पर उठने से पहले उसने श्रद्धा की साड़ी और बालों को ठीक किया जो अस्त व्यस्त हो गए थे। फिर उसके माथे को गहराई से चूमकर दरवाजे के पास जाने लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई और वो बिना भाव के बोला, तुम कब आए अपनी ट्रिप से? सामने खड़े रिवान ने अंदर देखने की कोशिश की लेकिन कार्तिकेय के बीच में होने की वजह से वो देख नहीं पा रहा था। अंदर क्या झांक रहे हो? मैंने पूछा, ट्रिप से कब आए? कार्तिकेय ने इस बार गुस्से से पूछा। भाई, वो मैं आज सुबह ही आया। ठीक है, तो यहाँ मेरे रूम के बाहर क्यों इतनी जोर से दरवाजा पीट रहे थे? मैं अभी हॉस्पिटल से नाइट शिफ्ट करके थक कर आया हूँ और तुम आते ही मुझे परेशान करने आ गए। रिवान उनकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया लेकिन उसने अपने चेहरे को नीचे झुका लिया जिससे वो उसकी आंखों में आए नफरत और गुस्से के भाव को ना देख सके। तभी श्रद्धा आई और बोली, कार्तिक जी, कौन है बाहर? कार्तिकेय पीछा पलटा तो अब रिवान को सामने का नजारा दिखने लगा। वहीं जब श्रद्धा की नजर उस पर गई तो थोड़ा घबरा गई लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल कर बोली, ये लड़का कौन है? कार्तिकेय उसके आया और कमर में हाथ डालकर रिवान की तरफ इशारा करके बोला, ये तुम्हारा छोटा देवर है।
ये सुनकर श्रद्धा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो सामने की तरह गुस्से से देखने लगी। अगर ये इनका भाई है तो इसकी नजरें मेरी ऊपर इतनी गंदी तरह क्यों टिकी थी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इनका भाई होगा, जबकि आने के भले ही बात नहीं करता और बिना किसी भाव के रहता है, लेकिन उससे मुझे कभी भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आई। श्रद्धा ये सब सोचते हुए घूर कर समाने की तरफ देख रही थी। वही रिवान उसके बदले तेवर देखकर खुद से ही मन में गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, पहले तो मेरे छूने और देखने भर से इतना डर गई थी कि कमरे से बाहर ही नहीं निकली, और अब अपने पति के सामने कितनी डेयरिंग बन रही है, जैसे मुझे घूर कर ही मार देगी। कुछ भी कहो बट आई एम लविंग इट। रिवान ये सोच रहा था कि वो कमजोर है, इसलिए घबरा गई थी और डरकर रूम में आ गई। ये सच भी था, अचानक से इस नई जगह पर उसे कोई ऐसा मिला जो उसे गंदी नजरों से देखता है और छूता है। उस वक्त वो बस उसकी नजरों से दूर जाना चाहती थी। लेकिन अब श्रद्धा को बहुत गुस्सा आ रहा था उसकी हरकत याद कर करके। उसने खुद से ही कहा, अब अगर इस सो कॉल देवर ने मुझे टच करने की कोशिश भी की ना, तो मैं इसे अच्छी तरह से बताऊंगी कि भाभी की रिस्पेक्ट करना किसे कहते हैं।